और इस बीच बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक और डीसीएम की जहां जोरदार भिड़ंत हुई है, तो वहीं हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 31 लोग इसमें घायल हुए हैं। 27 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़ करके फरार हो गया है। तेज रफ्तार हादसे की यह वजह बना है। हादसे में डीसीएम चालक की भी इसमें मौत हो गई है। मजदूरी करके शाहजहांपुर जा रहे थे डीसीएम सवार। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है और घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। तो एक और जहां हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है, तो वहीं तेज रफ्तार हादसे का एक कारण बना और हादसे में डीसीएम चालक की भी इसमें मौत हो गई है। हालांकि जानकारी है कि मजदूरी करके शाहजहांपुर जा रहे थे डीसीएम सवार, इस दौरान यह हादसा होता है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है और इसके साथ ही साथ घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। तो एक और जहां तेज रफ्तार ये हादसे का कारण बना, तो वहीं बुलंदशहर में भीषण यह सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां ट्रक और डीसीएम की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे की वजह रफ्तार को बताया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। अनुज, देखिए एक तरफ जहां ये हादसा हुआ है, ट्रक और डीसीएम की जोरदार टक्कर बताई जा रही है, ऐसे में अगर घायलों को लेकर के अपडेट की बात की जाए, फिलहाल क्या कुछ स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने के लिए यहाँ पर मिला है, जहाँ पर एक ट्रक और डीसीएम की जोरदार भिड़ंत हो गई है। दोनों को ही बताया जा रहा है कि ट्रक और डीसीएम दोनों ही तेज रफ्तार में आ रहे थे। हालांकि जो डीसीएम है वो शाहजहांपुर की तरफ जा रहा था पंजाब के एक भट्टे से मजदूरी करके। उसमें कुछ लोग सवार थे जो कि शाहजहांपुर अपने गांव जा रहे थे, अपने पैतृक गांव। उसमें इतनी जोरदार भिड़ंत हुई है कि 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 31 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 27 लोगों को गंभीर हालत उनकी देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। उसके अलावा 4 लोगों को और भी घायल बताया जा रहा है, लेकिन लगातार इन लोगों का जो उपचार है वो लगातार जारी है। बुलंदशहर के जिला सरकारी अस्पताल में 4 लोगों का अभी तक इलाज चल रहा है। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और बाकी के 27 लोग जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, उनको हायर सेंटर में रेफर कर दिया जाए। ये मामला बुलंदशहर के जंगीराबाद थाना क्षेत्र के रौंडा के पास जो गाँव है वहां पर हुआ है और ये बहुत भीषण हादसा है। यहाँ पर जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर रेस्क्यू अभी तक जारी है। रेस्क्यू करते हुए जो क्या कहते हैं लोगों को बाहर निकाला गया है, उसमें करीब 31 लोगों के निकलने की बात सामने आ रही है। 31 से 35 लोगों की निकलने की बात सामने आ रही है, इसमें 3 लोगों की मौके पर भी मौत हो गई। और वृंदावन की बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। वहीं भगवान के नाम पर यह जमीन होगी। मथुरा में भी अब काशी विश्वनाथ धाम जैसा भव्य कॉरिडोर बनने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इसके लिए बांके बिहारी मंदिर फंड इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अधिग्रहण भूमि मंदिर ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत की जाएगी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एस.सी. शर्मा की पीठ ने राज्य सरकार की विकास योजना का संज्ञान लेते हुए फैसला सुनाया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर के धन का उपयोग भूमि खरीद में करने पर रोक लगा दी थी, जिसे संशोधित कर अब मंजूरी दे दी गई है और अब ये रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण को इसी के साथ मंजूरी दे दी है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धाराजीत सारस्वत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धाराजीत, देखिए वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर के ये कह सकते हैं कि अच्छी खबर, और अब कहीं ना कहीं कॉरिडोर को लेकर के रास्ता साफ हो गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देख रहे थे, लंबे अरसे से इंतजार यही था कि जब श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर आते हैं तो एक भीड़ का दबाव होता है, गलियों में सैलाब रहता है, व्यवस्था जो पूरी तरह अस्त व्यस्त रहती है, प्रशासन नाकाम रहता है। तो जब 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंगला आरती के दौरान हादसा हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे। मंदिर में भीड़ यानी भगदड़ का माहौल इतना हो गया था कि हालात पूरी तरह बिगड़ गए थे, जिसके बाद सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया था कि बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि आसपास गलियां सकरी हैं और आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस समय हालात बिगड़े थे वहां एम्बुलेंस तक नहीं पहुंची थी, तो तमाम श्रद्धालुओं को किस तरीके से रेस्क्यू किया गया था, किस तरह अस्पताल पहुंचाया गया था, वो देखने वाली बात थी। तो अब इसके बाद ये निर्णय लिया गया था, तो तमाम सेवायतों की तरफ से इस पर आपत्ति दाखिल की गई थी। तो उन
आपत्तियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया तो वहां पर अब ये निर्णय दिया गया है कि 5 एकड़ में जो जमीन होगी बांके बिहारी कॉरिडोर की वो 500 करोड़ रुपए से खरीदी जाएगी। तो तमाम ऐसी चीजें उस मंदिर कॉरिडोर के साथ व्यवस्थाओं में होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश भी दिए गए हैं कि जो जमीन खरीदी जाएगी वो तो बांके बिहारी मंदिर के नाम या ट्रस्ट के नाम, बांके बिहारी भगवान के नाम या ट्रस्ट के नाम होगी। तो तमाम इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। अब रास्ता पूरी तरह साफ है। बड़ी खबर नोएडा से, डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 39 लाख ठगने का ये वाला अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मुरादाबाद से गिरफ्तार किए गए। मुकेश सक्सेना और अनीश अहमद को गिरफ्तार किया गया। अनीश अहमद के खाते में 10 करोड़ के ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले हैं। अनीश के बैंक खाते की एनसीआरपी पोर्टल पर अलग अलग राज्यों में 15 शिकायत भी दर्ज है। पुलिस ने जहां एक और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो वहीं दोनों आरोपी मुरादाबाद से गिरफ्तार हुए हैं। डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले ये 2 आरोपी जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, मुकेश सक्सेना और अनीश अहमद इनका नाम बताया जा रहा है, जो कि गिरफ्तार किए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, देखिए डिजिटल अरेस्ट का ये मामला जो कि इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में अब ये खबर सामने आना है कि 2 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं, पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक राहत वाली खबर। मामले सामने आते हैं और डिजिटल अरेस्ट करके करोड़ों रुपए की ठगी की घटनाओं को अंजाम दिए जाते हैं। इस घटना में भी मानव तस्करी में जेल भेजने की धमकी दी गई थी साइबर ठगों के द्वारा और डिजिटल अरेस्ट कई घंटों तक रखा गया और जेल से बचने के लिए जो पैसा उनके बैंक खाते में वो अपने अलग अलग बैंक खातों में साइबर ठगों द्वारा डलवाया गया था। उसी क्रम में जो दोनों आरोपी अनीश और मुकेश ये मुरादाबाद से गिरफ्तार किए गए, इनके बैंक खातों में भी ये पैसा गया था। तो पुलिस ने जैसे ही पूरे मामले की एफआईआर दर्ज की, एफआईआर दर्ज करने के बाद उन बैंक खातों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की गई जिन बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया था। तो अनीश नाम का जो मुरादाबाद निवासी है ये करंट अकाउंट साइबर ठगों को उपलब्ध कराता है और जो मुकेश सक्सेना नाम का व्यक्ति है ये अकाउंट से संबंधित काम किया करता था। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात साफ हुई कि 2 करोड़ 39 लाख रुपए की जो ठगी हुई थी उसमें से 16 लाख रुपए इनके करंट अकाउंट में गए थे और वो 16 लाख रुपए इन दोनों के द्वारा आपस में बांट भी लिए गए थे। और इसी तरीके से जो अनीश अहमद के बारे में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और कई अलग अलग राज्यों में 15 शिकायतें उसके बैंक खाते पर दर्ज हैं। उसके बैंक खाते में तकरीबन 10 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन अभी तक होना पाया गया है और कितने बैंक खाते इनके द्वारा यूज किए जा रहे हैं और किन साइबर ठगों को ये लोग बैंक खाते उपलब्ध कराया करते थे उस बारे में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। शुरुआती पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि कुछ लोग विदेश में बैठकर डिजिटल अरेस्ट के कारोबार को चला रहे हैं और भारत में रहने वाले ऐसे लोग जो आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं उन लोगों के बैंक खातों को प्रयोग करके ठगी का पूरा पैसा उन बैंक खातों में डलवा लेते हैं। थोड़ा बहुत कमीशन देने के बाद पूरे पैसे को हवाला के जरिए या अलग अलग तरीके से अपने पास तक पहुंचाते हैं। फिलहाल पुलिस को यह बड़ी कामयाबी है कि 2 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों की तलाश करने की जो बात है वो पुलिस अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और नोएडा के में जो ठगी है 2 करोड़ 39 लाख रुपए की पिछले महीने अंजाम दी गई थी और कुछ और सीबीआई अधिकारी और मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर साइबर जालसाजों ने इस ठगी को अंजाम दिया था।